और इस वक्त सीधे रुक करेंगे अयोध्या का, जहां पर जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ निवेदन करूंगा कि एक नारा हम जोरदार तरीके से लगाएं। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई और बहनों, आज मुझे अयोध्या में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये इस ऐतिहासिक नगरी जहां हमारे राम भक्तों ने एक लंबी लड़ाई के पश्चात विजय हासिल करते हुए भव्य राम मंदिर बनाने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा होने तक अपने काम में जुटे रहे ऐसे राम भक्तों को भी मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। साथ ही साथ इस आंदोलन में जो लोग कार सेवा के दृष्टि से आए और जिनकी शहादत हुई, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं जब मैं राम मंदिर की बात करता हूं। और ऐसे पावन धरती पर आकर, पावन भूमि पर और पतित पावनी मां सरयू का भी मैं नमन करता हूं, साथ ही इस पावन भूमि को भी मैं नमन करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि बहुत जल्द और बहुत तीव्र गति से राम मंदिर का काम चल रहा है और हम सब लोगों की जो सदियों से जो इच्छा थी वो पूरा होने जा रही है। लेकिन मित्रों, हम एक राजनीतिक माहौल में यहां पर एकत्र आए हैं। हमें समझना होगा कि यह जो आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, जो आज पूरा होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, इसके पीछे एक विचारधारा, उस विचारधारा को देने वाली राजनीतिक ताकत, एक राजनीतिक दल और उस राजनीतिक दल के साथ लाखों करोड़ों लोग खड़े होकर के उसको साकार करने में अपना योगदान करते रहे, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यहां हम वेद प्रकाश जी के लिए वोट मांगने आए हैं। यह वोट कोई वेद प्रकाश जी को विधायक बनाने का नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम किसी को एमएलए एमपी बनाने नहीं आते। हम एमएलए और एमपी के माध्यम से देश और प्रदेश की तस्वीर बदले, इस काम के लिए हम आते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। राम जन्मभूमि हमारा लक्ष्य था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा लक्ष्य था, भारत की संस्कृति उजागर हो, आगे बढ़े, यह हमारा लक्ष्य था। और इस लक्ष्य का, जिसे हम कहते हैं सिंबल, इसका जो रूप था वो राम जन्मभूमि में निहित था। आज लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। लेकिन मैं सिर्फ अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जब वोट मांगने कोई आए तो उनसे जरूर पूछना कि आप किस मुंह से वोट मांगने आए हैं। आप ही थे ना, आपकी सरकार थी ना जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। यह पूछना। जब वोट मांगने आएंगे तो कांग्रेस के लोगों से भी पूछना, हालांकि कांग्रेस अब पूछने लायक भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी पूछना, ये कोर्ट में लटकाना, अटकाना, भटकाना, ये काम तुमने क्यों किया था। और मित्रों, ये याद रखना, आपने राजनीतिक ताकत मोदी जी को 2014 में दी और 2019 में दी। उस राजनीतिक ताकत को लेकर के लल्लू सिंह जी ने अपने ही हाथों से उंगली दबा करके, वोट दे करके तय किया कि अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर भारत अग्रसर होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए यह ठीक है, एक राजनीतिक वातावरण बनाया गया। यह ठीक है कि कोर्ट का फैसला आया, सर्वसम्मति से आया, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से
कौन राजनीतिक दल खड़ा रहा? क्या कांग्रेस खड़ी रही? विरोध की। क्या सपा खड़े रहे? विरोध किए। और आज वोट मांगने के लिए मुझे हंसी भी आती है। आजकल पता लगा अखिलेश जी हनुमान मंदिर गए हैं और घंटी बजा रहे हैं। अरे अब घंटी बजाने से क्या होगा? अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अब क्या मिलेगा? अब घंटी बजाओ जितना बजाना है, टीका लगाओ जितना लगाना है। आजकल मुझे कांग्रेसियों पर भी बड़ी हंसी आती है। ये नेता जिनको आचमन करने नहीं आता, जिनको चरणामृत लेने नहीं आता, वो आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। ये सिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है, इस बात को भी समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, यह विषय वेद प्रकाश जी का नहीं है, यह विषय लल्लू सिंह जी का नहीं है, यह विषय देश प्रदेश को संभाल कर आगे ले जाने का है। और भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, वो विचारों के लिए लड़ती है। आप बताइए, हमारा नारा था कि नहीं था? एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के कार्यकर्ताओं के बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। एक सपना लेकर के चल रहे थे कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो। आपने राजनीतिक ताकत दी, लल्लू सिंह जी को आपने वोट दिया, महेश जी को आपने वोट दिया, ये सांसद बने। इन्होंने अपनी ही उंगली से संसद में जाकर के बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये बात भी हमको समझनी चाहिए। और ये सिर्फ धारा 370 समाप्त करना ही नहीं था, 126 से ज्यादा भारत के कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, उनको लागू करने का काम किया। तो वो लल्लू जी और महेश जी ने सबने मिलकर के मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति पर धारा 370 को समाप्त किया। अब सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं, यह भी हमको याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक हटा देना चाहिए, 3 तलाक की कोई जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। किसी राजनीतिक दल में यह ताकत नहीं थी। तुष्टीकरण की राजनीति में दबे हुए थे। तुष्टीकरण के कारण वो इस कानून को लागू करने में उनको दिक्कत आ रही थी। मोदी जी ने 3 तलाक को पार्लियामेंट में वोट के आधार पर समाप्त किया और 13वीं शताब्दी का कानून मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को आजाद कर दिया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और आपको जानकर के बड़ी आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक लागू नहीं है, अफगानिस्तान में 3 तलाक लागू नहीं है, ईरान में 3 तलाक लागू नहीं है, इराक में 3 तलाक लागू नहीं है, सीरिया में 3 तलाक लागू नहीं है, इंडोनेशिया मुस्लिम बहुतायत देश में 3 तलाक लागू नहीं है। यह हमारा ही देश था जहां 3 तलाक तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के चल रहा था और मोदी जी ने एक झटके में 3 तलाक समाप्त किया, मुस्लिम बहनों को आजाद किया। तो यह भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि हम लोग विचारों के साथ राजनीति करते हैं और हमारी पार्टी विचारों को लेकर के आगे बढ़ती है। और मित्रों, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से हमारे काशी विश्वनाथ जी का जीर्णोद्धार और वहां पर जो कार्यक्रम हुआ और कॉरिडोर बना, उस कॉरिडोर के कारण दुनिया भर के भक्तों को अब सीधे गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के मौका मिलेगा। इसका व्यवस्था भी की तो आदरणीय मोदी जी ने की, यह भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से चाहे दीपोत्सव हो, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे और भी कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रमों को एक कार्य रूप देने का काम हमारी सरकार ने मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी ने किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम एक ऐसे राजनीतिक दल से आते हैं जो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित
दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, महिला, युवा, बुजुर्ग, इनकी चिंता करने वाली पार्टी है, किसानों की पार्टी है। और मैं पूरे अधिकार के साथ बोल रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गरीबों की चिंता मोदी जी ने की है, गरीबों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, योगी जी ने की है। आप बताइए, कोरोना आया, क्या कोरोना के दौरान लॉकडाउन के समय 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? महिलाओं का सशक्तिकरण। ये जनधन खाते के बारे में मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। इस खाते से क्या होगा? इस खाते से यह हुआ कि न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, और लॉकडाउन लगा हुआ था तब भी 20 करोड़ बहनों के खाते में 500-500 रुपए पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 2-3 सालों में 1,76,00,000 मकान बने हैं, पक्के मकान। कौन है वो लोग? गरीब लोग हैं। कैसा मकान बना है? अलग शौचालय, अलग रसोई घर, उसमें गैस का कनेक्शन, रहने के लिए अलग घर, अहाता अलग, टेरेस अलग। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घर का मालिक नहीं है, मालकिन इस घर की मालिक है। यह है महिला सशक्तिकरण। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, याद में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में लगभग 42 लाख घर बने हैं, और आपके अयोध्या में 50,000 घर बने हैं पिछले 2-3 सालों में। यह है प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब आदमियों के लिए। और हमारा प्रण है कि इस घर में इस देश में कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके ऊपर पक्की छत होगी। यह मोदी जी का सपना है, यह गरीबों की पार्टी है। बताइए, इसको पूरा करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो वेद प्रकाश जी को लाइसेंस देना है अगले वार के लिए। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी लल्लू जी चर्चा कर रहे थे मेरे स्वास्थ्य मंत्री होने को। मुझे यह खुशी है कि मुझे मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम सौंपा जो